हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन यूएनओ की एक श्रृंखला चल रहे हैं और पिछले वीडियो में यूएनओ के संबंध में जो मुख्य बातें थी उन पर बात की थी। इसके अलावा यूएनओ के जो प्रमुख अंग हैं उनकी भी अपन चर्चा कर रहे थे, जिनमें दो प्रमुख अंग महासभा और सुरक्षा परिषद, इनके बारे में अपन बात कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा एक बार वापस रिवीजन करता हूँ। यूएनओ की स्थापना सन 1945 24 अक्टूबर के दिन हुई थी और संयुक्त राष्ट्रसंघ की असफलता को लेकर आगे बढ़ा था। राष्ट्रसंघ जिसकी स्थापना 1920 में वर्साई की संधि के तहत की गई थी और राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्य यानी कि विश्व में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना उसमें कामयाब नहीं रहा और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही मित्र राष्ट्रों के बीच में जो वार्तालाप हुए थे, जो सम्मेलनों का दौर चला था, उसके उपरांत एक नवीन संगठन की स्थापना हुई जिसे आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं और इसके ऊपर भी जिम्मेदारी थी विश्व में शांति और व्यवस्था को बनाए रखना, सुरक्षा स्थापित करना, जिसके लिए ये 1945 से लेकर आज तक लगातार कार्यरत है और संघर्षरत है। हालांकि जो इसके अंग है, 6 प्रमुख अंगों की बात की थी अपन ने, जिसमें महासभा जिसे विश्व का अंतःकरण भी कहा जाता है, जिसे विश्व की संसद भी कहा जाता है, उसके द्वारा, और इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसे विश्व की कार्यपालिका भी कहा जाता है यानी कि सुरक्षा परिषद, इन दोनों ने मिलकर विश्व में शांति की स्थापना के अथक प्रयास किए। हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद भी संघर्ष समाप्त नहीं हुए, युद्ध समाप्त नहीं हुए और आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी भूमिका को महती रूप में अंजाम दिया और इसका परिणाम ये निकला कि या तो संघर्ष को उसने समाप्त किया है या उसकी तीव्रता में कमी लाने का सफल प्रयास किया और इसके कारण से मानव जाति तीसरे विश्व युद्ध में जाने से अपने आप को रोक पाए। अपन इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आज उसके बाकी 4 प्रमुख अंग हैं उनकी अपन विस्तार से बात करेंगे। आपसे पुनः निवेदन, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं यूएनओ का पार्ट 2। आज अपन बात करेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसको शॉर्ट में इकोसोक भी कहा जाता है। इकोसोक यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसोक के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक संस्था है। हम ये जानते हैं कि केवल सुरक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता, बल्कि इसके अलावा मानव जाति के कल्याण के लिए और भी अन्य अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे कि विश्व में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, कुपोषण, स्वास्थ्य, शरणार्थियों की, मानवाधिकारों की आदि विभिन्न प्रकार की समस्याएं और उन समस्याओं का निदान करना और मानव जाति के लिए उनके सामने एक उत्कृष्ट जीवन रखना, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य है। उसके लिए संस्था जो कार्य लगातार कर रही है वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। हम अगर इस बात को यूं कहें कि ये संस्था संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो मानव जाति के कल्याण से जुड़ी हुई है, तब भी गलत नहीं होगा। मैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्थाएं हैं, जो अंग है, जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, इनसे भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर मानता हूं तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को, जो मानव जाति के कल्याण का कार्य करती है। यह है समन्वय, नीति समीक्षा, नीतिगत संवाद, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख निकाय है। यानी कि कह ले कि बाकी समस्त कार्य जो सुरक्षा, शांति की स्थापना आदि के अलावा है, वो सारे के सारे कार्य आर्थिक एवं सामाजिक परिषद करती है। ये उन समस्त मुद्दों से जुड़ी हुई है जो मानव जाति से किसी न किसी प्रकार से संबंधित, चाहे वो शरणार्थियों का मुद्दा हो, चाहे वो मानवाधिकारों का मुद्दा हो, चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे किसी और प्रकार का, सारे के सारे पहलू आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से सरोकार रखते हैं और इसी के द्वारा संपादित किए जाते हैं। इसमें महासभा द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित 54 सदस्य होते हैं
यह सतत विकास पर बहस एवं अभिनव सोच के लिए संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है। ये जो आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि जो इकोसोक है, उसमें कुल मिलाकर 54 सदस्य राज्य होते हैं, 54 और प्रत्येक राज्य का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। और इन 54 सदस्यों का जो चयन है, जो यूं कहेंगे जो निर्वाचन है, वो महासभा के द्वारा किया जाता है। और साथ में ये बात भी है कि कोई भी राज्य सदस्य राज्य लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुना जा सकता है। ये उस सदस्य राज्य की कार्य क्षमता, उसकी क्रियाशीलता, इसके ऊपर निर्भर करता है कि अगर वो वास्तव में क्रियाशील राज्य है और उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है तो प्राय उसको दोबारा भी चुना जाता है। जैसे कि भारत बार बार आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में लगातार चुना जाता रहा है, इसलिए ये संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्रीय मंच है। एक सतत विकास लक्ष्य आपने सुना होगा, मिलेनियम गोल्स उनको कहते हैं। पहले उनको प्राप्त करने की समय सीमा सन 2020 रखी गई थी, जिसको बढ़ाकर सन 2030 कर दिया गया। ये जो मिलेनियम गोल है, इनको भी प्राप्त करने की जिम्मेदारी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के ऊपर डाली गई। इसलिए हम यूँ कह सकते हैं कि विश्व में कल्याणकारी कार्य करने की समस्त जिम्मेदारी जो है वो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कंधों पर है। प्रतिवर्ष इकोसोक सतत विकास के लिए वैश्विक महत्व की वार्षिक थीम के इर्द गिर्द अपनी कार्य संरचना बनाता है। यानी कि हर वर्ष आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एक थीम तैयार करता है कि इस बार हम इस थीम पर कार्य करेंगे। प्रतिवर्ष अलग अलग थीम होती है। जैसे हम यूँ कह सकते हैं कि इस बार उन्होंने मान ली पर्यावरण का कोई मुद्दा सुन लिया, वो पर्यावरण के इर्द गिर्द 1 साल तक अपने मुख्य कार्यक्रम संचालित करेगी, उनकी रक्षा के लिए कार्य करेगी। मान लीजिए उन्होंने कोई मानव अधिकारों का एजेंडा तय कर लिया या थीम तय कर ली, तो वो 1 साल तक मानव अधिकारों पर विशेष रूप से कार्य करेगी। मान लीजिए उन्होंने इस बार की थीम शरणार्थियों पर ले ली, तो वो शरणार्थियों से संबंधित कार्य करेगी। जैसे भी आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि ये जो मोटे अनाज है, इनका प्रयोग और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, इसके लिए हमने जो प्रस्तुत किया था, भारत ने जो यूएनओ में अपनी ये थीम प्रस्तुत की थी, इसको आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने स्वीकार किया और वो मिलेट्स यानी कि जो मोटे अनाज है, उनकी उपयोगिता के संबंध में पूरे विश्व को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। तो इसका मतलब होता है कि इकोसोक प्रतिवर्ष अपनी एक थीम तय करती है और उस थीम के लिए पूरे विश्व में उसके हिसाब से कार्य करती है। यह इकोसोक के साझेदारों एवं संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि जो भी अन्य संस्थाएं, अन्य राज्य इकोसोक से जुड़े हुए हैं या जिनमें जो मोटी समस्याएं हैं, उनके साथ जुड़कर और संयुक्त राष्ट्र संघ को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इनके ऊपर इकोसोक मुख्य रूप से कार्य करती है। यह संयुक्त राष्ट्र की 14 विशिष्ट एजेंसियों, 10 कार्यात्मक आयोगों और 5 क्षेत्रीय आयोगों के कार्यों का समन्वय करता है। देखिए, जितनी भी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां हैं, जिसे हम अभिकरण भी कहते हैं, विशिष्ट निधियां भी कहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इस परिषद से जुड़ी हुई है। आर्थिक एवं सामाजिक जितने भी अभिकरण हैं इसके, जितनी विशिष्ट एजेंसियां इसकी, जितने भी कार्यक्रम है इसके, वो सारे के सारे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से जुड़े हुए हैं। जैसे 14 विशिष्ट एजेंसियां, 10 कार्यात्मक आयोग, 5 क्षेत्रीय आयोग, ये इनके साथ जुड़े। और इसके अलावा भी देखिए 9 संयुक्त राष्ट्र निधियां और कार्यक्रमों से रिपोर्ट प्राप्त करता है। ये सारे के सारे जो है वो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने का कार्य करते हैं। कौन कौन सी चीजें? जो 14 विशिष्ट एजेंसी, अपन आगे इसको जब आगे बढ़ाएंगे यूएनओ को, तब अपन इन सभी विशिष्ट एजेंसियों के ऊपर, उनकी निधियों के ऊपर, उनके कार्यक्रमों के ऊपर भी बात करें। जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व मौसम संगठन है, विश्व खाद्य संगठन है, ये सारे के सारे जो इसके अन्य एजेंसियां हैं, अन्य अभिकरण है, कार्यक्रम है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। और वो सारे के सारे जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से जुड़े हुए, जिनके साथ ही समन्वय करता है, जिसके कार्यक्रम तय करता है, जिनके कार्यों को मॉनिटरिंग करता है, जिनके कार्यों को अंजाम देता है, ये सब कुछ आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए जितनी भी प्रकार की विशिष्ट एजेंसियां है वो सब आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली सदस्य राज्य के लिए नीतिगत सिफारिशें जारी करता है। यानी कि जो भी इसके सदस्य राज्य होते हैं उनके लिए सिफारिशें भी करने का कार्य इस परिषद के द्वारा किया जाता है और विभिन्न प्रकार की नीतियां भी यही निर्धारित करता है। अगला है न्यास
परिषद, इसको हम ट्रस्टीशिप काउंसिल भी कहते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा अध्याय 13 के तहत की गई थी। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी उस समय इस न्यास परिषद का गठन किया गया था सन 1945 में, और इसका जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है, चार्टर के अध्याय 10 में न्यास परिषद का गठन और उसकी संरचना के बारे में लिखा गया। मैं आपको एक बात और बतलाऊं कि 1920 में जिस राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, लीग ऑफ नेशंस की, उस राष्ट्र संघ में एक व्यवस्था हुआ करती थी जिसके मैंडेट प्रणाली कहा जाता था। उस मैंडेट प्रणाली को थोड़ा सा और परिष्कृत करके संयुक्त राष्ट्र संघ में न्यास परिषद का गठन किया गया। ये हम यूँ कह सकते हैं कि मैंडेट प्रणाली का एक उन्नत स्वरूप जो है वो न्यास परिषद है। न्यास क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र के न्यास परिषद द्वारा एक प्रशासनिक प्राधिकरण के तहत रखा गया एक गैर स्वशासित क्षेत्र। न्यास क्षेत्र क्या है? संयुक्त राष्ट्र की जो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है इसके द्वारा प्रशासित है, यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल के जो प्रशासक राज्य हैं वो प्रशासनिक कार्य करते हैं। किन के लिए? जो न्यास क्षेत्र में रखे गए थे। हालांकि आज तो न्यास क्षेत्र के पास कोई कार्य नहीं है, लेकिन जब 1945 में न्यास प्रणाली स्थापित की गई थी तब इसके अधीन 11 देश थे, 11 स्वशासित क्षेत्र थे। वो ऐसे क्षेत्र थे जो महाशक्तियों के अधीन थे और जिनको महाशक्तियों ने या जो धुरी राष्ट्र थे उनसे छीना गया था और उसको न्यास परिषद को सौंप दिया गया ताकि वो इनको इस योग्य बना सके कि ये अपना प्रशासन खुद चला सके। जब इनको छीना गया था तब ये इस स्थिति में नहीं थे कि अपनी व्यवस्था खुद बना सके, न्यास परिषद को सौंप दिया गया। न्यास परिषद के 7 प्रशासक राज्य थे। इन राज्यों ने इन गैर स्वशासित जो क्षेत्र थे इनमें कुछ ऐसे व्यवस्थाएं बनाई, उन लोगों को इस लायक बनाया कि वो अपना भार खुद संभाल सके, अपना प्रशासन खुद संचालित कर सके। जब वो ऐसी स्थिति बन गई तब उनको आज़ाद कर दिया गया और आज न्यास क्षेत्र के या न्यास पद्धति के पास कोई कार्य नहीं। हम यूँ कहेंगे कि अपने कार्य में जिसको 100% सफलता मिली है वो है न्यास परिषद। इसने अपना कार्य भली भांति अंजाम दिया और 1994 से न्यास समझौते को भी समाप्त कर दिया गया है। लीग ऑफ नेशंस का अधिदेश प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ क्षेत्रों का नियंत्रण एक देश से दूसरे देश को स्थानांतरित करने का एक कानूनी उपकरण था जिसमें राष्ट्र संघ की ओर से क्षेत्र को प्रशासित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से समय शर्तें शामिल थी। यानी कि लीग ऑफ नेशंस में जो मैंडेट व्यवस्था थी वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित की गई थी और उसी प्रकार से न्यास परिषद के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसी व्यवस्था को दूसरे रूप में स्वीकार किया गया। जो पहली व्यवस्थाएं थी मैंडेट व्यवस्था वो खुद देशों ने स्थानांतरित की थी लीग ऑफ नेशंस को, लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा न्यास परिषद के अधीन लाए गए थे वो शत्रु राज्यों से पराजित राज्यों से छीने गए प्रदेश थे और उनको उनसे छीनकर स्वशासन के योग्य बनाया जाना प्रस्तावित था, जिसका कार्य न्यास परिषद को सौंपा गया था। संयुक्त राष्ट्र के न्यास क्षेत्र शेष राष्ट्रों में संघ तथा अधिदेशों को लागू करने हेतु उत्तरदायी थे और ये तब अस्तित्व में आए जब लीग ऑफ नेशंस का अस्तित्व वर्ष 1946 में समाप्त हो गया। यानी हम ये जानते हैं कि राष्ट्र संघ को 1946 में समाप्त कर दिया गया था क्योंकि उसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसका स्थान ले लिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई थी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना प्रथम अधिवेशन में 10 जनवरी 1946 को राष्ट्र संघ को समाप्त करने का निर्णय लिया। तो राष्ट्र संघ समाप्त हो गया लेकिन उसकी जो व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं आगे बने रही। तो राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र संघ ने न्यास क्षेत्र के अधीन जो थे राष्ट्रों में संघ अधिदेशों को लागू करने हेतु उत्तरदायी थे और ये अस्तित्व में आए जब लीग ऑफ नेशंस का अस्तित्व वर्ष 1946 में समाप्त हो गया। यानी कि जो उसकी व्यवस्थाएं 1946 के तहत बनी हुई थी उन्हीं व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस न्यास परिषद की स्थापना की थी। इसे 11 न्यास क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण प्रदान करना था जिन्हें 7 सदस्य राज्यों के प्रशासन के तहत रखा गया था और साथ ही इन क्षेत्रों के स्वशासन हेतु एक स्वतंत्रता हेतु पर्याप्त कदम उठाए गए थे। जब पराजित राष्ट्रों से दूरी राष्ट्रों से वो क्षेत्र छीने गए थे तो उनकी संख्या 11 थी और इन 11 राज्यों को स्वशासन के योग्य बनाया जाना था क्योंकि उनकी जनता इतनी सक्षम नहीं थी, इतनी पढ़ी लिखी शिक्षित नहीं थी कि वो प्रशासन खुद चला पाते। इसलिए 7 राज्यों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई जो प्रशासनिक राज्य थे, जो प्रशासक राज्य थे, जिसमें 5 तो स्थायी सदस्य थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस,
रसिया और चाइना। इसके अलावा 2 वो राज्य भी थे जिनको इसने महासभा ने चुना था। तो ये 7 राज्य थे और इनको 11 राज्यों को स्वतंत्र करने और स्वशासन के योग्य बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इसीलिए इनको इनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रखा गया। वर्ष 1994 तक सभी न्यास क्षेत्रों ने सब सरकारें स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। न्यास परिषद ने 1 नवंबर 1994 में संचालन बंद कर दिया। यानी कि ये जो 7 प्रशासनिक राज्य थे, इन्होंने इनकी जनता को इतना सक्षम बना दिया, स्वशासन के योग्य बना दिया कि ये खुद अपना भार संभाल सके। तब आखिरकार इनको धीरे धीरे करके स्वतंत्र करना प्रारंभ कर दिया और 1994 तक सारे के सारे न्यास प्रदेश स्वशासित हो गए, स्वतंत्र हो गए। और उसके पश्चात 1 नवंबर 1994 से न्यास परिषद का संचालन भी बंद कर दिया गया। न्यास परिषद का संचालन बंद हुआ है, लेकिन याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंग के रूप में आज भी न्यास परिषद को गिना जाता है। इसलिए न्यास परिषद समाप्त नहीं हुआ, न्यास परिषद का कार्य समाप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे ICJ भी कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। यह जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था और अप्रैल 1946 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे ICJ भी कहते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की नहीं बल्कि हम ये कहेंगे विश्व की सबसे प्रमुख न्यायिक संस्था है, न्यायिक अंग है। यह जून 1945 में अस्तित्व में आया था। सन 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर स्थापित हुआ था, उसके पश्चात जब संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अधीन उसके 6 अंगों की घोषणा की गई थी, उसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी स्थापित किया गया था और इसने अपना कार्य अप्रैल 1946 से शुरू किया था। यानी कि स्थापना तो संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ ही हो गई थी, लेकिन इसने कार्य करना प्रारंभ किया अप्रैल 1946 से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय का स्थान लिया, जिसकी स्थापना राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1920 में की गई थी। यानी कि जिस राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशंस की अपन बात कर रहे थे, और लीग ऑफ नेशंस में जब न्याय का जो स्थायी न्यायालय स्थापित किया गया था, उसकी स्थापना 1920 में की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे आज अपन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, जिसने कार्य 1946 में शुरू किया था। यह हम यूँ कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से पहले से ही कार्यरत था, क्योंकि ये राष्ट्र संघ के अधीन था और फिर इसी को आगे बढ़ा दिया गया। इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कर दिया गया। पहले था ये अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए स्थायी न्यायालय, अब इसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नाम से जाना जाता है। अगला है सचिवालय। सचिवालय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एवं हजारों संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी सदस्य शामिल होते हैं, जो महासभा और संगठन के अन्य प्रमुख अंगों द्वारा अधिदेशित संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूर्ण करते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ये अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त अंगों को कर्मचारी सेवाएं देता है, सचिवालय सेवाएं देता है। और इस सचिवालय का मुखिया होता है महासचिव और उसके साथ होते हैं उसके हजारों का कर्मचारी अधिकारी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय जो कि न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में है उसमें, और उसके अलावा जो विश्व के अन्य देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय है, वहाँ पर ये कार्य करते हैं। महासभा हो चाहे सुरक्षा परिषद चाहे और अन्य अंग, सभी को कर्मचारी सेवाएं देने का और उनका जो दिन प्रतिदिन का कार्य है, उन कार्यों को संपादित करने का कार्य वास्तव में सचिवालय के द्वारा किया जाता है। यानी कि सभी अंगों को सचिवालय सेवाएं प्रदान करना सचिवालय का कार्य है। महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसे सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो महासचिव होता है, वो सचिवालय का भी मुखिया होता है और संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संघ का भी मुखिया होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधित्व महासभा के द्वारा ही किया जाता है, महासचिव के द्वारा ही किया जाता है और महासचिव इसका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। ये जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी यानी कि महासचिव होता है, इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। यानी कि सुरक्षा परिषद पहले यह तय करेगी कि किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाना है, अपनी सिफारिश के साथ ये महासभा को प्रेषित करेगी। महासभा बहुमत से उसके ऊपर निर्णय लेगी और महासभा यदि स्वीकृति प्रदान कर देती है तो उस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नियुक्त किया जाता है। उसका कार्यकाल
5 वर्ष के लिए होता है, यानी एक बार अगर वो निर्वासित कर दिया जाता है तो 5 वर्ष के लिए रहेगा और 5 वर्ष के पश्चात दूसरे कार्यकाल के लिए भी उसको चुना जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एंटोनियो गुटेरेस को 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक के दूसरे कार्यकाल हेतु 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में नियुक्त किया। महासभा ने वर्तमान जो महासचिव है संयुक्त राष्ट्र संघ के, जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, इनको 1 जनवरी 2022 से अगले 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया। ये इनका कार्यकाल दूसरा कार्यकाल, इससे पहले भी 5 वर्ष तक वो महासचिव के रूप में रह चुके हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2022 से शुरू हुआ और 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा। ये इनका दूसरा कार्यकाल है और ये अगले 31 दिसंबर 26 तक इस पद पर बने रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों की अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय स्तर पर नियुक्तियां की जाती है और ये अपने कार्यस्थलों एवं संपूर्ण विश्व के शांति अभियानों पर काम करते हैं। ये जो भी सचिवालय के जितने भी कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों की नियुक्तियां जो है अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर की जाती है, यानी कि वो विश्व के नागरिक कहलाते हैं और विश्व के किसी भी देश से उनको चुना जा सकता है, उनको नियुक्त किया जा सकता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के जो कार्यालय हैं वहाँ पर रहकर अपना कार्य करते, उन कार्यस्थलों पर रहते हुए संपूर्ण विश्व के शांति अभियानों से जुड़े हुए रहते हैं और साथ ही साथ जो भी उनके लिए निश्चित कार्य होते हैं उन कार्यों का संपादन भी उनके द्वारा किया जाता है। ये है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे इसके जो विशेष कार्यक्रम और एजेंसियां आदि इनके बारे में। आज अपन ने बात की संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 4 अन्य अंग है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इसके जो तो 2 प्रमुख अंग थे महासभा और सुरक्षा परिषद, इनकी सिफारिश अपन इससे पहले के वीडियो में कर चुके हैं। अब इसके बारे में बात की और ये इसका एक मोटा हम यूँ समझ सकते हैं एक फ्रेमवर्क है। ये इसके 6 अंग जो इसके विभिन्न कार्यक्रमों को संपादित करते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ को एक विश्व संस्था के रूप में स्थापित करते हैं। अब अपन अगले वीडियो में जो उसकी और भी अन्य जो चीज़ें हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें और पुनः निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।